हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ 1994 में रिलीज हुई मूवी। इस मूवी का नाम है द शॉशैंक रिडेम्पशन और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 9.3 आउट ऑफ 10। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम एंडी डुफ्रेसन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि ये बहुत बड़े बैंक का बैंकर होता है। अब एंडी अभी अदालत में होता है और उस पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि एंडी ने अपनी पत्नी और उसके पत्नी के प्रेमी का खून किया है। उसे उम्र कैद की सजा सुनाया जाता है और सजा के बाद उसे ऐसे जेल में ले जाते हैं जहां से आज तक कभी कोई कैदी भाग न सका। इस जेल का नाम होता है शॉशैंक रिडेम्पशन। इस जेल में ऐसे कैदी होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल में बिताए हैं। जब ये लोग जेल आए थे तब बाहर की जिंदगी अलग थी। अब बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। साथ ही यहाँ पर कायदे और कानून बहुत सख्त होते हैं। साथ ही अगर कोई गलती करता है या जेल से भागने की कोशिश करता है उसे मार मार कर अधमरा कर दिया जाता है। एंडी बहुत दिनों तक किसी से भी बात नहीं करता। एक दिन एंडी वहीं पर एक कैदी से मिलता है जिसका नाम ब्रेड होता है। उसे जेल में रहे पूरे 20 साल हो चुके होते हैं। साथ ही अगर किसी को कुछ चाहिए तो वो बाहर से लाकर दे सकता है। तो एंडी उसे कहता है कि मुझे एक हथौड़ी, एक बहुत बड़ा सा एक्ट्रेस का पोस्टर चाहिए। हथौड़ी का नाम सुनकर रेड उसे कहता है कि तुम उस हथौड़ी से जेल में सुरंग बनाना चाहते हो। एंडी उसे कहता है कि जब हथौड़ी आएगी तब तुम खुद समझ जाओगे। रेड उसे यहाँ पर आगाह भी करता है। वो उसे उन 3 कैदियों को दिखाकर कहता है कि उन तीनों की तुम पर गंदी नजर है। एंडी उसे कहता है कि अगर उन्हें मैं बता दूं कि मैं गे नहीं हूं तो। रेड कहता है कि इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब एंडी के कहने पर रेड उसके लिए एक हथौड़ी मंगवा देता है। पर जब रेड हथौड़ी को देखता है तो वो मन ही मन हंसकर सोचने लगता है कि इस हथौड़ी से जेल में सुरंग बनाने में 600 साल लग जाएंगे। दरअसल एंडी को पत्थर तराशने का शौक होता है, इसीलिए उसने ये हथौड़ी मंगवाई होती है। फिर ये हथौड़ी एंडी तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद उन 3 लोगों को दिखाया जाता है जिनकी गंदी नजर एंडी पर होती है। वो लोग एंडी को मौका देकर पकड़ लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी एंडी उनसे बचने के लिए बहुत लड़ता है पर वो लोग एंडी को बहुत मारते हैं। उसके बाद लगभग 2 साल तक यही चलता रहता है कि कभी एंडी उनसे लड़ पाता है कि कभी वो उनके सामने हार मान लेता है। इन सब की वजह से वो बहुत कमजोर हो जाता है। उसके शरीर पर हमेशा चोटों के निशान रहते हैं और चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी। इसके बाद जेल का वार्डन सभी कैदियों को बुलाकर ये कहता है कि छत की रिपेयर करनी है। इसके लिए 12 लोग चाहिए और इस काम को कौन कौन करना चाहता है। तभी 100 कैदी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो एक पर्ची से इन लोगों का नाम चुनाव करता है। तो रेड कुछ सिगरेट जेल के गार्ड्स को देकर अपना और अपने कुछ दोस्तों का नाम सिलेक्ट कर लेता है और एंडी का भी नाम इन 12 लोगों में सिलेक्ट हो जाता है। एक दिन जब वो लोग काम कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर इनका जो इंचार्ज होता है जिसका नाम हेडली है वो थोड़ा परेशान होता है। तो वो अपने 2 गार्ड्स को कहता है कि अभी अभी मेरे भाई ने $30,000 छोड़े हैं लेकिन उनमें से ज्यादातर पैसे सरकार ले लेगी, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। इसके सारी बातों को एंडी और उसके सारे साथी सुन रहे होते हैं। उसी वक्त एंडी हेडली के पास जाकर कहता है कि क्या आप अपनी पत्नी पर विश्वास करते हो। ये बात सुनते ही हेडली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे पकड़कर छत के किनारे पर ले जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे नीचे फेंक दे एंडी उसे बताता है कि सरकार का एक रूल है कि जिसके हिसाब से कोई भी इंसान अपने पत्नी को पूरे जीवन काल में $60,000 तक गिफ्ट कर सकता है और इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। साथ ही कहता है कि आपके सारे काम को मैं फ्री में कर दूंगा। अगर आप किसी वकील के पास जाएंगे तो वो आपसे बहुत पैसे ले लेगा। हेडली उसे कहता है कि बदले में तुम्हें क्या चाहिए। एंडी कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बदले में आप मेरे सारे दोस्तों को 3-3 बियर्स पिला दें। इसके बाद एंडी हेडली का काम कर देता है जिसके बदले में हेडली एंडी के सारे दोस्तों को 3-3 बियर्स पिला देता है। अब यहाँ पर सभी कैदियों को फिल्म दिखाई जाती है पर एंडी इस फिल्म को नहीं देखता क्योंकि जेल में बार बार एक ही मूवी दिखाई जाती है। एंडी रेड से कहता है कि मुझे वो एक्ट्रेस चाहिए जो अभी फिल्म पर है, क्या तुम लाकर दे सकते हो। रेड कहता है कि हाँ। इसके बाद एंडी वहां से अकेला ही बाहर निकल जाता है। जब वो बाहर निकल जाता है तो उसे वो 3 लोग जो उसके साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं वो उसे उस रूम में लेकर जाते हैं जिस रूम से फिल्म चलाई गई है। वो लोग फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं पर उन तीनों में से जो हेड होता है एंडी उस पर वार कर देता है जिस वजह से एंडी को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और एंडी को इतना जख्मी कर देते हैं कि वो 1 महीने के लिए अस्पताल में भर्ती हो जाता है। साथ ही जिसने एंडी को मारा होता है उसे 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है।
एक हफ्ते बाद जब वो अपने सेल में पहुंचता है तो वहां पर हेडली पहले से होता है, जिसका एंडी ने $30,000 टैक्स बचाया था। हेडली उस आदमी को बहुत बेरहमी से मारता है, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है। फिर 1 महीने बाद जब एंडी सेल में वापस आता है तो वो अपने बिस्तर पर एक एक्ट्रेस के पोस्टर को देखता है, जिसे एंडी ने रेड से मंगवाया था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस जेल का जो वार्डन होता है वो एंडी के सेल में चला जाता है और उसके सेल की तलाशी करवाता है। दरअसल तलाशी एक बहाना होता है, क्योंकि हेडली ने उसे बताया होता है कि किस तरह से एंडी ने उसके $30,000 का टैक्स बचाया, इसीलिए वो एंडी से मिलने के लिए चला आता है। एंडी के हाथ पर एक बाइबल होती है, जिसे वो ले लेता है। उसे भी बाइबल बहुत पसंद होता है। एंडी के सेल के अंदर बहुत सारे एक्ट्रेस के फोटोज होते हैं, जिसे देखकर वार्डन कहता है कि वैसे तो मैं अलाउड नहीं कर सकता, पर कभी कभी इसे नजरअंदाज कर सकते हैं। दरअसल हैरानी की ये बात होती है कि एंडी ने जो हथौड़ी रेड से मंगवाया था वो उसे नहीं मिलता। फिर वार्डन यहाँ से निकल जाता है, पर कुछ ही पल में वो लौटकर वापस आता है और उसके हाथ में जो एंडी की बाइबल होती है वो एंडी को लौटाते हुए कहता है कि मुक्ति इसी में है। वार्डन एंडी से बहुत खुश होता है, इसलिए वो एंडी को अपने ऑफिस पर बुलाता है और उसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना देता है। इसके बाद एंडी लाइब्रेरी में काम करने लगता है। लाइब्रेरी में एक बूढ़ा आदमी होता है जो कई दिनों से वो उसे संभाल रहा होता है और एंडी को उसके अंडर काम करना होता है। साथ ही एंडी यहाँ पर दूसरे ऑफिसर्स का ITR भी पढ़ना शुरू कर देता है। पर जैसे जैसे साल बीतते चले जाते हैं एंडी के लिए काम बढ़ता ही चला जाता है। उसे एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो रेड को अपना असिस्टेंट बना लेता है। धीरे धीरे इसी तरह से वक्त बीतता चला जाता है। एक दिन जब लाइब्रेरी में जिसके अंदर एंडी काम करता है वो एक आदमी के गर्दन पर चाकू लगा देता है। वो बूढ़ा आदमी ऐसा इसलिए करता है क्योंकि सरकार ने उसके सजा को माफ कर दिया, पर वो इस जेल को छोड़कर नहीं जाना चाहता। उसे जेल में रहे पूरे 50 साल हो चुके होते हैं और ये जेल ही उसकी दुनिया थी और उसे लगता है कि अगर उसने आदमी को मार दिया तो उसकी सजा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर उसे इसी जेल में रखा जाएगा। पर एंडी और रेड के समझाने पर वो बूढ़ा आदमी लाइब्रेरी को और उस आदमी को जिसके गर्दन पर चाकू लगाया होता है वो उसे छोड़ देता है और इस बूढ़ा आदमी का नाम होता है ब्रूक्स। अब 50 सालों में बाहर की रफ्तार बहुत बढ़ गई होती है, जो कि पहले सड़क पर एक गाड़ी हुआ करती थी, पर अब सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ है। इस भीड़ भाड़ तेज रफ्तार वाली जिंदगी में ब्रूक्स जीवित नहीं रहना चाहता, इसीलिए वो अपनी जान दे देता है। वही हमें दिखाया जाता है कि वार्डन जेल में एक नए कार्यक्रम की घोषणा कर रहा होता है और इस कार्यक्रम का नाम होता है इन आउट। इस कार्यक्रम में जेल के कैदियों को बाहर ले जाकर काम करवाया जाता है ताकि उन्हें पता चल सके कि मेहनत से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। पर इस कार्यक्रम के जरिए वार्डन को बहुत सारे ठेके मिलते हैं, क्योंकि जेल के कैदियों पर बहुत सस्ती होती है। वार्डन बहुत सारा पैसा बना लेता है, पर उसका ये सारा पैसा ब्लैक का होता है। एंडी भी इस काम में उसका साथ देता है। वो उसका पार्टनर एक ऐसे आदमी को बनाता है जो इस दुनिया में है ही नहीं, यानी कि वो रेंडल स्टीफन के नाम पर वो नकली डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और उसके अकाउंट्स में सारा पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि अगर कल को पुलिस को पता चल भी जाए तो पुलिस वाले ऐसे आदमी को ढूंढेगी जो कभी है ही नहीं। अब जेल में नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी होता है। टॉमी बहुत यंग होता है, वो आज तक कई जेलों में जा चुका होता है, पर जब उसे पता चलता है कि एंडी ने कई लोगों की मदद की है तो टॉमी उसके पास जाता है। वो एंडी से कहता है कि वो अपने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करना चाहता है ताकि जेल से निकलने के बाद वो अपने बीवी और बच्चों के साथ एक अच्छी जिंदगी जी सके। एंडी इसमें उसकी मदद करता है। एक दिन टॉमी रेड के पास जाता है। वो उससे कहता है कि एंडी बहुत बुद्धिमान है, वो इस जेल में क्या कर रहा है। रेड उसे बताता है कि उसने अपनी पत्नी और पत्नी के प्रेमी का कत्ल किया था। वो बहुत बड़ा एक बैंकर था। ये सुनकर टॉमी आश्चर्यचकित हो जाता है और अगले पल में टॉमी के सामने एंडी और रेड होते हैं। टॉमी उन दोनों को बताता है कि 4 साल पहले मैं एक जेल में गया था और मुझे वहां पर एक कैदी मिला और वो अपनी कहानियां सुनाने लगा और उसने बताया कि जब वो एक घर में चोरी कर रहा था तभी वहां का मालिक उस कैदी को मारने लगा और उस कैदी को गुस्सा आ गया, इसलिए उस कैदी ने उस आदमी को और उसके पत्नी को भी मार दिया। लेकिन थोड़े वक्त के बाद उसे पता चला कि ये घर उसका नहीं था और ना ही वो औरत उसकी पत्नी थी जिसे उसने मारा, बल्कि वो औरत एक बैंकर की पत्नी थी और सरकार ने उन दोनों
के कत्ल के इल्जाम में उस बैंकर को जेल में डाल दिया। इस बात को सुनते ही एंडी एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। एंडी वार्डन के पास चला जाता है। वो उसे पूरी बात बताता है, पर वार्डन जानबूझकर उसके बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि एंडी वो इंसान है जो उसके सारे काले पैसों को व्हाइट में बदल सकता है। वो उसके सारे राज जानता है। वो वार्डन को कहता है कि मैं तुम्हारे काले पैसों के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। इस बात से वार्डन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है। इस बातों से हमें पता चलता है कि एंडी बेगुनाह है। इसके बाद टॉमी के नाम पर एक खत आता है। टॉमी उस खत को खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो पास हो गया, यानी कि एंडी ने उसके आंसर शीट को पोस्ट कर दिया। और इन सारी चीजों को देखने के बाद टॉमी बहुत ही खुश हो जाता है। टॉमी को पता चलता है कि वार्डन उसे बुला रहा है। टॉमी को जेल से बाहर लेकर जाते हैं और वार्डन टॉमी से पूछता है कि तुमने एंडी को जितनी भी बातें बताई हैं, क्या वो सारी बातें सच है? टॉमी कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सच है। वार्डन उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें कोर्ट में गवाही देने के लिए कहूँ तो क्या तुम गवाही दोगे? टॉमी कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल गवाही दूंगा। इस बात को सुनते ही वार्डन हेडली की तरफ इशारा करता है और हेडली टॉमी को गोली मार देता है। इसका मतलब यह है कि वार्डन चाहता है कि एंडी बाहर ना जाए और ये राज ही राज रहे। अब टॉमी को मारने के बाद ये एक रिपोर्ट बनाते हैं कि टॉमी जेल से भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए इन लोगों ने उसे जेल से बाहर बुलाया था। फिर वार्डन पहुंचता है एंडी के पास। वो उसे कहता है कि टॉमी ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, इसीलिए उसे गोली मार दी गई। एंडी जानता है कि वार्डन झूठ बोल रहा है। एंडी कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा काम कभी भी नहीं करूंगा। वार्डन गार्ड्स को कहता है कि इसे और 1 महीने काल कोठरी में रखो ताकि उसे सोचने की और भी समय मिल सके, और एंडी को दूसरा महीना भी यहीं पर गुजारना पड़ता है। फिर वक्त ऐसे ही बीत जाता है और पूरे जेल में ये खबर फैल जाती है कि एंडी उस गुनाह की सजा काट रहा है जो उसने कभी किया ही नहीं, और वो पिछले 20 सालों से यहाँ पर सजा काट रहा है। अब काल कोठरी में पूरे 2 महीने गुजरने के बाद जब एंडी बाहर आता है तो रेड उसके पास जाता है। एंडी रेड से कहता है कि अगर मैं यहाँ से कभी आजाद हो गया तो मैं मेक्सिको जाऊंगा। वहां पर मैं बीच पर अपना एक छोटा सा होटल खोलूंगा और कुछ नाव भी रखूंगा, और उस नाव में मैं टूरिस्ट को घुमाऊंगा। साथ ही कभी कभी मैं मछलियां पकड़ा करूंगा, लेकिन मुझे एक जुगाड़ू आदमी की जरूरत पड़ेगी जो कि वो मेरे लिए बाहर से सामान लाया करे। साथ ही एंडी रेड से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम यहाँ से कभी निकल पाओगे? रेड कहता है कि अगर मैं आजाद भी हो गया फिर भी मैं यहीं पर मौजूद रहूंगा, क्योंकि मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि मेरी आंखें बाहर का नजारा नहीं देख पाएगी, क्योंकि अपना पूरा जीवन मैंने इसी 4 दीवारों के अंदर बिताया है। अब मैं भूल चुका हूँ कि इन 4 दीवारों के बाहर जिंदगी कैसी है। और तुम भी होश में आओ और मेक्सिको के बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि ये एक सपना है। साथ ही कहता है कि अगर कोई चीज हकीकत है तो वो ये जेल है, और उम्मीद बहुत बुरी चीज है। अब एंडी वहां से उठकर जाने लगता है। जाते जाते वो रेड से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? रेड कहता है कि हाँ, बिल्कुल करूंगा। एंडी रेड को एक पता बताता है। उसे कहता है कि तुम इस पते पर जाना जहाँ पर एक खूबसूरत सा पेड़ है, और उस पेड़ के पास एक पत्थर की दीवार है। उसी पेड़ के नीचे मैंने अपनी पत्नी को शादी के लिए पूछा था और उसने हाँ कह दिया था। फिर हम लोगों ने वहाँ पर कुछ हसीन लम्हे बिताए। उसी पेड़ के पास जहाँ पर पत्थर की दीवार है, वहाँ पर तुम्हें एक अनोखा पत्थर मिलेगा, और उसी पत्थर के नीचे कुछ दबा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि तुम रिहा होने के बाद तुम वहाँ पर जाओ और वहाँ पर जाकर तुम देखो कि उस पत्थर के नीचे क्या है। ये कहकर एंडी यहाँ से सीधा वार्डन का काम करने के लिए जाता है। वो वार्डन का काम खत्म करके उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को एक खास तिजोरी में रख देता है। डॉक्यूमेंट्स के रखने के बाद वार्डन एंडी को अपने कपड़े देता है। वार्डन उसे कहता है कि मेरे कपड़े को इस्त्री कर देना और मेरे जूतों को भी आईने की तरह चमका देना। इसके बाद एंडी वापस अपने सेल में जाता है। वहीं रात के वक्त रेड एंडी के बारे में सोचकर बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसे लगता है कि एंडी अपना जान दे सकता है। अगले सुबह सभी सेल्स के दरवाजे के खुलते ही सभी कैदी बाहर निकल आते हैं, पर एंडी अपने सेल से बाहर नहीं निकल आता। तभी गार्ड उसके सेल के पास जाते हैं तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वही वार्डन अपने जूते पहनने के लिए उस जूते के बक्से को निकाल लाता है तो वो देखता है कि उस जूते के बक्से में उसके नहीं बल्कि एंडी के पुराने जूते होते हैं। तभी सायरन बजता है और ये सायरन होता है किसी कैदी के भागने का। वार्डन सीधा एंडी के सेल में चला जाता है। वहां पर देखता है तो एंडी सेल पर नहीं होता, तो वो रेड को एंडी के सेल पर बुलाता है। वार्डन रेड से पूछता है कि एंडी कहाँ पर है। रेड कहता है मुझे पता नहीं। इस बात पर वार्डन को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है कि फिर ये कहाँ गया, उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया।
इतना कहने के बाद वार्डन वहाँ पड़ी पत्थरों को उठाकर रेड और अपने 2 गार्ड्स के ऊपर फेंकने लगता है। तभी वो एक और पत्थर उठाकर उस पोस्टर पर भी फेंकने लगता है जो दीवार पर लगा हुआ होता है, पर पत्थर टकराकर आर पार नहीं होता, बल्कि वो पत्थर पोस्टर के अंदर चला जाता है और उस पोस्टर पर एक बड़ा सा छेद हो गया होता है। इस चीज को देखने के बाद जब वार्डन उसके अंदर अपना हाथ डालता है तो वो देखता है कि एंडी ने वहाँ पर बहुत बड़ा सा सुरंग बना रखा हुआ होता है, जिसे देखकर ये लोग बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये दीवार बहुत मजबूत होती है, क्योंकि मशीन के बिना ये सुरंग बनाना पूरी तरह से नामुमकिन था। पर एंडी नामुमकिन को मुमकिन करके यहाँ से भाग गया होता है। इसके बाद सभी गार्ड्स उस तरफ जाते हैं जहाँ से एंडी बाहर निकला था। वहाँ पर इन्हें एंडी के कुछ पुराने कपड़े, एक साबुन, एक कंघी, साथ ही वो हथौड़ी भी इन्हें मिलता है जो एंडी ने 20 साल पहले रेड से मंगवाया था। ये वही हथौड़ी होता है जिसे पिछले 20 सालों से एंडी अपने सेल में एक बड़ा सा सुरंग बना रहा था। साथ ही दीवार से जो भी मिट्टी निकलती थी वो अपने जेब में रखकर ग्राउंड में बिखेर देता था। एंडी ने आखिरी बार जब वार्डन के लिए काम किया था तो वो वार्डन के काले धन के सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने जेब में रख लिया और उसके पास जो उसके बाइबल होती है वो वार्डन के खास तिजोरी में डॉक्यूमेंट्स के जगह पर बाइबल को रख दिया। वार्डन को इसका पता नहीं चलता। साथ ही वार्डन ने एंडी को जो कपड़े इस्त्री करने के लिए दिया था, एंडी उन कपड़ों को अपने कपड़े के अंदर पहन लेता है। साथ ही उसके जूते जो वार्डन ने उसे पॉलिश करने के लिए दिया था, एंडी उसे भी पहनकर वहां से निकल जाता है। रात को जैसे ही सारे लाइट्स बंद होती है, एंडी उस सुरंग से बाहर निकलता है तो वो एक गटर के पाइप को तोड़ता है और गटर के पाइप में से रेंगता हुआ वो उस जेल से जहां से आज तक कोई कैदी भी भाग नहीं सका, वहां से वो भाग जाता है। हालांकि एंडी जिस गटर के पाइप से रेंगता हुआ बाहर निकला था वो 2 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर लंबा था। अगले सुबह एंडी उस बैंक पर जाता है जहां पर वार्डन के सारे काले धन होते हैं। ये धन एक ऐसे आदमी के नाम पर होता है जो इस दुनिया में है ही नहीं। दरअसल एंडी जेल में उस आदमी का सिग्नेचर करता था। एंडी के साथ उस आदमी के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसीलिए उस बैंक पर जाकर सारे पैसे निकालता है और ये पैसे होते हैं $30,70,000। अब एंडी आजाद नहीं बल्कि अब वो बहुत अमीर भी हो गया। एंडी के पास वार्डन के काले खतों के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि वो प्रेस को भिजवा देता है। अगली सुबह ये खबर अखबार में छप जाती है तो वार्डन अपना तिजोरी खोलकर देखता है तो उसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि बाइबल होता है। जब वार्डन बाइबल को खोलकर देखता है तो उसके पहले पेज में एंडी ने ये लिखा होता है कि तुमने सही कहा था, मुक्ति इसी में है। और अब वार्डन बाइबल के पेज को पलटकर देखता है तो एंडी ने उस पेज को हथौड़ी के शेप में काटकर एक सांचा बनाया होता है जिसके अंदर वो अपना हथौड़ी छुपाया करता था। और आज से 20 साल पहले जब वार्डन एंडी के सेल में गया था तो उसने एंडी के बाइबल उसके हाथ से लेकर वापस उसे लौटाया था। उस वक्त भी वो हथौड़ी इसी बाइबल के अंदर था। पुलिस को वार्डन के बारे में पता चलने पर जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने जा रहे होते हैं, इससे पहले पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले, वार्डन अपने आप को गोली मार देता है और कुछ दिन बीत जाने के बाद एंडी के दोस्त रेड को जेल से रिहा कर दिया जाता है। उसे नौकरी दिलाई जाती है पर बाहर की दुनिया में रेड का मन नहीं लगता क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 40 साल जेल में गुजारा था। रेड भी उसी कमरे में रहता है जहां पर लाइब्रेरियन ब्रूक्स रहा करता था और रेड भी अपनी जान देना चाहता है। तभी उसे वो वादा याद आ जाता है जो उसने एंडी से किया था और वो उस बड़ी घास के मैदान में पहुंच जाता है जहां पर बहुत बड़ा एक पेड़ होता है। साथ ही पत्थरों से बनी एक दीवार भी होती है। उस दीवार पर एक काला सा पत्थर होता है। जब वो उस पत्थर को उठाकर देखता है तो उसके नीचे एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स के अंदर कुछ पैसे और एक खत होता है और ये खत एंडी का होता है। उस खत में लिखा होता है कि तुम्हें उस जगह का नाम याद है जो मैंने तुम्हें जेल में बताया था। इस खत को पढ़ते ही रेड मेक्सिको के लिए निकल पड़ता है और जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो वो देखता है तो समुद्र के किनारे एंडी अपना नाव ठीक कर रहा होता है और ये जगह, ये सब कुछ एंडी का वो सपना होता है जो उसने जेल में रेड को कहा था। और रेड ने कहा था कि उम्मीद अच्छी नहीं होती, उम्मीद इंसान को पागल तक कर सकता है। पर इसी उम्मीद के चलते एंडी ने 20 सालों में सुरंग बनाया और आज वो ऐसी जिंदगी जी रहा है जिसकी उम्मीद कभी उसने किया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। बाय बाय।